हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 3 के टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो तक क्रिप्स मिशन तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और एंड में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और नोट्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले आता है। अभी ब्रिटेन जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में मलाया, सिंगापुर और बर्मा में पीछे हट रहा था, क्योंकि जापान ने इन पर अधिकार कर लिया था। ऐसे समय में महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें उस समय महात्मा गांधी की ये योजना जो थी अव्यावहारिक लग रही थी। फिर उसके संबंध में गांधी जी ने कहा कि मैं भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करूंगा जो कि खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह कहना था गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। जो फिर इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अपनी बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को। कांग्रेस की बैठक हुई थी वर्धा में 14 जुलाई 1942 को। इस बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी जी के अहिंसक संघर्ष के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की और इसके बाद अगले महीने 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक में ये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का यह प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके बाद फिर 8 अगस्त 1942 को ही बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक सभा में गांधी जी द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी द्वारा दिया गया था। फिर इसके अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित अनेक नेता जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू को तो पूना के आगा खां महल में रखा जाता है और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नज़रबंद कर दिया जाता है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू होती हैं, जिसे पूना के आगा खां महल में रखा जाता है, और कांग्रेस के जो अन्य नेता होते हैं उन्हें अहमदनगर दुर्ग में नज़रबंद कर दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान पटना में गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली ये भूमिगत होकर आंदोलन में सहयोग करते हैं और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा जाता है। जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग निकलते हैं 9 नवंबर 1942 को 5 लोगों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकलते हैं। ये कहाँ पर है? झारखंड में हजारीबाग सेंट्रल जेल है। और जयप्रकाश नारायण जो है आज़ाद दस्ता बनाकर अपना जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास करते हैं। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे। अरुणा आसफ अली बम्बई में सक्रिय रही और उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। अरुणा आसफ अली ने, याद रखिएगा। आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित कर ली। ऐसी ही सरकार बनी थी बलिया में, पहली ऐसी सरकार बनी थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। याद रखिएगा, पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? बलिया में बनी थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बंगाल के मिदनापुर में 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार रही थी। और ये महाराष्ट्र के सतारा की समानांतर सरकार जो थी वो सबसे अधिक काल तक रही थी, जिसके नेता कौन थे? नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार जो थी सतारा की, ये 1945 तक चलती रही थी। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने को कहा था। तो याद रखना, पाकिस्तान दिवस मनाने को कब कहा था? जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को कहा था। फिर इसके बाद आता है अपना वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। उस समय वायसराय कोल था शिमला सम्मेलन के दरमियान, वेवेल था। जून 1945 में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो कि वेवेल योजना कहलाती हैं। और इस वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं को एक सम्मेलन बुलाया था 25 जून 1945 को शिमला में। वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को 5-5 सदस्यों के नाम देने थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम देना चाहा, लेकिन जिन्ना समेत समस्त मुस्लिमों के नाम मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करने पर अड़ गए थे, जिसमें शिमला सम्मेलन को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन को वेवेल ने समाप्त घोषित कर दिया था। फिर आता है शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में।
18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके भूख हड़ताल कर दी थी। याद रखना, शाही नौसेना विद्रोह के समय किस जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके भूख हड़ताल की थी? तो तलवार नामक जहाज था जिसके सैनिकों ने भूख हड़ताल कर दी। अगले ही दिन बम्बई के 22 जहाज़ों में यह हड़ताल फैल गई और हड़तालियों ने MS खान के नेतृत्व में एक हड़ताल समिति का गठन किया था और वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर यह विद्रोह समाप्त हुआ था। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। और एटली की सरकार ने भारत की समस्या का हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल भारत भेजा था, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया, दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था, जिसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव बनकर आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष बनकर आया था, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री बनकर भारत आए थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह प्रस्ताव पेश किए गए। फिर इसके बाद भारत विभाजन की ओर और स्वतंत्रता। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर अपनी सहमति वापस ले ली गई। सीधी कार्रवाई दिवस अगस्त 1946 को, यह आप याद रखना, आया हुआ है एग्जाम में कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। याद रखना, 16 अगस्त 1946 को। सबसे पहले कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जहां मुस्लिम लीग के सुहरावर्दी की सरकार थी। याद रखना, सबसे पहले सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहां पर मनाया गया था? भारत में कलकत्ता में, जहां पर मुस्लिम लीग के सुहरावर्दी की सरकार थी। फिर इसके बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं, जिसमें लियाकत अली जो थे मुस्लिम लीग के, वो वित्त मंत्री बनते हैं। और लियाकत अली जो है बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाते हैं। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, मनोनीत किया जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर इसके बाद आती है एटली की घोषणा फरवरी 1947 में। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप देना चाहती हैं। इस कार्य के लिए वो किसकी नियुक्ति की घोषणा करते हैं? वायसराय माउंटबेटन की नियुक्ति की घोषणा करते हैं। फिर आती है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। 24 मार्च को 1947 को तो माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आते हैं और वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण है, जिसने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को अपने पक्ष में कर दिया। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। अब्दुल गफ्फार खान ने भी जनमत संग्राम में भाग नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया था। फिर इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। 4 जुलाई 1947 को आता है, ये पेश किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जबकि पारित कब हुआ था? याद रखिएगा, पेश तो किया गया था ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते ही पारित हो गया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। भारत विभाजन के कारण क्या क्या थे? मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका। मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 में मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य की स्थापना की बात कही गई और पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके साथियों द्वारा किया गया था। जनवरी 1933 में अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर पत्र में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें भारत में 3 मुस्लिम राज्यों की बात कही गई थी, जिसमें थे पाकिस्तान, उस्मानिस्तान और बंगे इस्लाम। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान बनाने की बात कही गई। संपूर्ण बंगाल और आसाम को मिलाकर बंगे इस्लाम और हैदराबाद रियासत को उस्मानिस्तान नाम दिया गया था। फिर 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिलती है और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि कांग्रेस को या तो विभाजन को स्वीकार करना है या आत्महत्या करनी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, निश्चित ही यह हमारा दोष है और हमें अपनी कमजोरियों का दंड भुगतना पड़ा। मई 1945 के चुनाव में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनती है। देशी रियासतों का भारत में विलय, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के विशेष संदर्भ में। इस समय भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 देशी रियासतें थी। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की बहुत अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी। जूनागढ़ में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया गया, जो कि भारत में पक्ष में हुआ और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद रियासत भी चारों ओर से भारत से घिरी हुई थी। निजाम के मुस्लिम रजाकारों ने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रजाकार जो थे उसके नेता थे कासिम रिजवी। इसने धमकी तक दे डाली कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर लाल किले पर अपना झंडा फहराएंगे। फिर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर में हिंदू शासक था हरि सिंह और वहाँ की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी। कबाइलियों के रूप में पाकिस्तान सैनिक ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी गई और कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने पर सहमति बन गई। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का अंग बना। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2016 में। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू की गई। कश्मीर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है और यह पहली अनुसूची में सम्मिलित भारत का 15वां राज्य है। संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो अभी खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया था और वर्तमान में 2014 से सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।